करेंगे तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दीक्षा, आवाज आ रही है? दीक्षा, पाश्चात्य दार्शनिकों की श्रृंखला में आज हम फ्रोबेल के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि फ्रोबेल ने शिक्षा को लेकर क्या अपने विचार दिए। तो स्क्रीन पे दिख भी रहा ना दीक्षा? तो सबसे पहले हम फ्रोबेल का सामान्य परिचय जानते हैं। तो फ्रोबेल का नाम जो था फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल, इनका पूरा नाम जो था फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल, और जन्म इनका 21 अप्रैल सन 1782 1782 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा इनका जो जन्म स्थान था वो जर्मनी के थुरिनियन वन के ओवरवीस गांव में हुआ था, ठीक है। और सन 1816 1816 में इन्होंने एजुकेशन ऑफ मैन नामक एक किताब लिखी, और उस किताब का प्रकाशन जो है 1826 ईस्वी में हुआ। फिर 1837 में ब्लेकनबर्ग में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, और फिर 1839 में इन्होंने इस विद्यालय का नाम चेंज करके बालोद्यान कर दिया। उस अपने विद्यालय का नाम जो रखा इन्होंने बालोद्यान रखा। इसके अलावा जो फ्रोबेल थे, इनके पिता पादरी थे, एक चर्च में पादरी थे, और इनकी माता जब ये 9 माह के थे तभी इनकी माता का देहांत हो चुका था। तो इनके पिता फ्रोबेल की बहुत उपेक्षा करते थे। उस उपेक्षा की वजह से फ्रोबेल आत्मनिष्ठ बन गए, ठीक है। वो सिर्फ मतलब आंतरिक रूप से सोचने लगे, अपने बारे में सोचने लगे। फिर इन्होंने विद्यार्थी जीवन में इनको बहुत सारे दिक्कतें आई, बहुत सारे अभाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये कि गुड स्टूडेंट या एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बने। 15 साल के जब हुए तो उन्होंने एक वन में रक्षक के साथ कार्य करना शुरू किया, और वहां पे उन्होंने जब वहां पे वन में ये कार्य करना शुरू किए तो पेड़ पौधों के बीच में रहने की वजह से इनके अंदर प्रकृति प्रेम उत्पन्न हुआ। और जब ये 17 वर्ष के हुए तो इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो वहां पर अध्ययन नहीं कर पाए। तो इस तरह से इन्होंने अपना जीवन चलाया, और कुछ आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में फिर उपलब्धियां भी प्राप्त किए। अब हम आते हैं कि इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, कुछ किताबें लिखी हैं। उनका नाम है, पहला एजुकेशन ऑफ मैन, हमने पहले ही बताया था कि एजुकेशन ऑफ मैन इन्होंने शिक्षा से रिलेटेड किताब लिखी। फिर मदर एंड प्ले सॉन्ग्स, और उसके एजुकेशन बाय डेवलपमेंट एंड पेडागॉजिक ऑफ किंडरगार्टन। तो ये 4हेलो, को या माँ बाप अपने बच्चों को मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हम परंपरागत अनुभवों को सौंपते हैं, अपने बच्चों में जनरेट करते हैं, उनको बताते हैं, वो शिक्षा नहीं होती है। इनका मानना था कि और ना ही कुछ शक्तियों का विकास ही शिक्षा होता, कि हम कुछ शक्तियों का विकास करें, ये शिक्षा है। इनका मानना था कि विकास की जो शिक्षा, जब अपने उच्चतम स्तर पर विकास की प्रक्रिया को जानना या अनुभव करना है, यानी जब हम एकदम हाई लेवल पे चले जाए शिक्षा के उच्चतम स्तर पर, और हम अपने विकास के प्रोसेस को जान ले कि हमारा विकास कैसे होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उस चीज को जान ले या अनुभव
अपने विचारों के द्वारा शिक्षा को बताया, तो उनका मानना था फ्रोबेल का कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया है, एक विकास के तहत शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। तो इन्होंने कहा कि जो भी हम परंपरागत ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरी पीढ़ी को देते हैं, वो जो ज्ञान है वो शिक्षा नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक की कुछ शक्तियों का ही विकास हो या सिर्फ कुछ क्षमताओं का विकास हो, वो भी शिक्षा नहीं है। इनका मानना था कि जब तक हमारा विकास उच्चतम स्तर पर न हो जाए, जितना हमारा विकास होना, जो जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, जब तक उनको विकसित न किया जाए तब तक वो शिक्षा की प्रक्रिया नहीं है। यानी शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर विकास की प्रक्रिया को जानना या अनुभव करना है। इनका कहना था कि जिस तरह से बीज जो होता है एक छोटा सा बीज है, लेकिन उसमें जो है पूरे वृक्ष का रूप निहित होता है। एक छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ या वृक्ष का निर्माण होता है। उसी प्रकार इनका कहना था कि बालक जो होता है, छोटा सा बालक, लेकिन उसमें संपूर्ण व्यक्ति या मनुष्य का रूप निहित होता है। जिनका कहना था जिस प्रकार से जब एक स्वाभाविक वातावरण यानी उस बीज को बढ़ने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, पानी, हवा, प्रकाश, खाद, बीज, जो, तो जब वो सारी चीजें मिलती है उसके लिए स्वाभाविक वातावरण मिल जाता है उसको विकास करने के लिए, और वो बीज बढ़कर एक संपूर्ण वृक्ष बन जाता है। उनका मानना था इसी प्रकार जो बालक है वो भी पूर्ण मानव बन जाता है। यानी जब हम बालक को भी उसके अकॉर्डिंग स्वाभाविक वातावरण देंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे, तो वो बालक का भी विकास होगा और वो धीरे धीरे विकास करके एक पूर्ण मानव बन जाएगा। जो भी मानव के, मनुष्य के गुण है प्राप्त करेगा। और उन्होंने कहा कि ये सारा कार्य हमारा शिक्षा के द्वारा होगा। इन्होंने कहा कि शिक्षा को मनुष्य को स्वयं के संबंध में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हमें उनको डायरेक्शन देना चाहिए कि वो स्वयं मार्ग प्रशस्त करके शिक्षा प्राप्त करें और वह प्रकृति का सामना करे, जो भी नेचर है, और तथा ईश्वर के साथ एकता स्थापित करे। फिर आते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर। शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में इन्होंने कहा कि इनका मानना था कि शिक्षा का हमें कोई ऐसा उद्देश्य का निर्माण नहीं करना है जो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों पुस्तकीय ज्ञान है। तो इनका कहना था कि शब्दों का भंडार न मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना, और ये भी नहीं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य, देखा था पिता ने भी इनकी केयर नहीं की और माता 9 महीने एकांगीपन न दे, बालक सभी के सामने मुक्तित हो सके। और उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना चाहिए, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य हो जिससे बालक विभिन्न पदार्थों में एक चिरंतर एकता निवास करती है और सभी सजीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूर्ण करके और तथा आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठता पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। यानी कि सभी पदार्थों में एकता है, एकता की भावना को इन्होंने समाहित करने की बात कही और कहा जो भी पदार्थ, चाहे वो सजीव पदार्थ चाहे निर्जीव पदार्थ, वो दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने में, यानी जो ये भगवान को भी मानते थे, दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान, अपने अंदर को ज्ञान को प्राप्त करना, और जो श्रेष्ठतम पूर्णता, जितना हम ज्यादा से ज्यादा अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसके लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी परिस्थितियों में ले जाए या ऐसी परिस्थितियों या वातावरण का निर्माण करे जिससे वह अपने अंतर को अधिक से अधिक प्रदर्शित कर सके और स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। यानी जो भी उसके अंदर का गुण है, आंतरिक गुण है, उसको वो प्रदर्शित करे
और वो अपने विचारों को, भाव को, क्रियाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो यही इनका कहना था। तो फोबिया जो थे सर्वेश्वरवादी, तो सर्वेश्वरवादी का मतलब है वो सब जगह एक एक कण में ईश्वर को व्याप्त मानते थे। इनका कहना था कि ईश्वर हर जगह हर चीज में, चाहे वो सजीव पदार्थ हो चाहे निर्जीव पदार्थ, एक एक कण में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए इन्होंने कहा अनेकता में इस एकता को ही जान लेना ही मनुष्य का प्रयोजन है, लक्ष्य है, आदर्श है। यानी हम ये जान लें कि सभी चीजें एक ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, सभी एक है, चाहे वो सजीव पदार्थ है निर्जीव, इसको हम जान ले, यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य है या प्रयोजन है या लक्ष्य है या आदर्श है। इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, अगर हम इनको निचोड़ के रूप में कहें तो इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है भक्तिपूर्ण, यानी पूजा पाठ करते हुए और शुद्ध होना और कलंक रहित, हमारे ऊपर कोई कलंक न हो, हमारे आचरण पर किसी प्रकार का कलंक न हो, पवित्र जीवन की प्राप्ति करना है। यानी हमें शिक्षा का उद्देश्य जो है कि हमारा जीवन भक्तिपूर्ण हो, शुद्ध हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार कोई कलंक न हो, कोई दाग धब्बा न लगा हो, और पवित्र जीवन की प्राप्ति ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इस आधार पर इन्होंने उद्देश्यों को दो तरह से विभाजित किया है, साध्य उद्देश्य और साधन उद्देश्य। एक साध्य उद्देश्य यानी जिसे हमें प्राप्त करना है, साधन उद्देश्य यानी जिसके द्वारा हम उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो साध्य उद्देश्य में इन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने दैवी स्वरूप को, यानी कि हम ईश्वर के अंश हैं, हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो हमारे अंदर भी ईश्वर प्राप्त है। तो मनुष्य को अपने दैवी स्वरूप यानी आत्मा, जो हमारे अंदर आत्मा है, और संसार की आत्मिक एकता, यानी सभी मनुष्य समान है, सभी में एक ही देवता का अंश है, सभी ईश्वर के ही अंश है, इस आत्मिक एकता का ज्ञान और अनुभूति करना है। तो इनका जो मेन उद्देश्य था शिक्षा का, जो साध्य था जिसे प्राप्त करना था शिक्षा के द्वारा, वो ये था कि मनुष्य जो है अपने आत्मा को पहचाने, अपने ईश्वरीय स्वरूप को पहचाने, और इस संसार में सभी प्राणी एक है, सबकी आत्मा एक है, इसका उसे ज्ञान हो और उसकी अनुभूति करे, उसको महसूस करे। अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन की बात हम करते हैं, किसके लिए साधन क्या था या साधन उद्देश्य इन्होंने क्या रखा। इसके लिए उन्होंने रखा कि बच्चों की शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना, यानी इनका कहना था कि इस साध्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला साधन उद्देश्य ये है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों की शारीरिक एवं बौद्धिक विकास कर सके, क्योंकि जब तक शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा किसी भी प्रकार के कार्य में मन नहीं लगेगा। तो जब तक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ हमारा बौद्धिक विकास भी किया जाए, हमारी बौद्धिक शक्तियों को, मानसिक शक्तियों को विकसित किया जाए। तो शिक्षा इस प्रकार हो, या शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वो शिक्षा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करे। सेकेंड है आपका बच्चों का सामाजिक विकास करना और उन्हें समाजोपयोगी नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना, यानी बच्चों को सामाजिक कुशलताओं को, जो सामाजिक गुण है, जो समाज का रहन सहन है, जीवन यापन है, समाज में रहने के लिए जो हमें कुशलता आनी चाहिए, जो गुण आने चाहिए, उनका विकास किया जाए। और हमें समाज उपयोगी, जो समाज के लिए उपयोगी हो, नैतिक आचरण करें, समाज के लिए अनुपयोगी आचरण नहीं, समाज के द्वारा जो स्वीकृत आचरण हो उसको हम करें, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि बच्चों को नैतिक नियमों के पालन की ओर प्रवृत्त करना और उनका चारित्रिक विकास करना, यानी शिक्षा का एक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा बच्चों में नैतिक नियमों को पालन करने का प्रयास कराया जाए, कि बच्चे नैतिक गुणों को सीखें और उसकी ओर आगे बढ़ते हुए जब हमारे अंदर नैतिकता का गुण आएगा तो अपने आप चारित्रिक गुणों का हमारा विकास होगा या हमारा चारित्रिक विकास होगा। नैतिक गुण आपको हम कई बार बता चुके, जैसे प्रेम, सहयोग, दया, करुणा, सत्यता, कर्मनिष्ठा, ये सारे हमारे नैतिकता के गुण होते हैं। तो इन नैतिक नियम का पालन करते हुए बच्चे को आगे की ओर बढ़ाना, प्रवृत्ति करना और उनका चारित्रिक विकास करना। अगला उन्होंने जो शिक्षा का उद्देश्य माना फ्रोबेल महोदय ने, वो था कि बच्चों के दैवी तत्वों का विकास करना
और उन्हें पवित्र जीवन की ओर प्रवृत्त करना है। यानी जो भी बच्चों के अंदर भगवान के अंश है, जो आत्मा का तत्व, ईश्वर का अंश माना जाता है, ईश्वर का तत्व माना जाता है आत्मा, उस दैवी तत्व का विकास करना शिक्षा के द्वारा। और बच्चों को उस आत्मा का विकास कर, जब हम ये मानने लगे कि हमारे अंदर ईश्वर है, सभी के अंदर ईश्वर है, तो हम उसको सम्मान की दृष्टि से कोई गलत आचरण नहीं करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमें पवित्र जीवन की ओर आगे बढ़ाना, ये शिक्षा का उद्देश्य था। तो ये फ्रोबेल के साध्य और साधन उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्रोबेल महोदय ने शिक्षा के पाठ्यक्रम बताए। तो पाठ्यक्रम इन शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर उन्होंने पाठ्यक्रम को जो बताया, वो 4 तरह के अध्ययन क्रमों पर इन्होंने निर्धारित किया। 4 चीजें बताई कि पाठ्यक्रम में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। सबसे पहला है, इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में धर्म तथा धार्मिक निर्देश, यानी पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिसमें धर्म को रखा जाए और धर्म के द्वारा बच्चों को धार्मिक निर्देश दिया जाए, धार्मिक गाइडलाइन दी जाए, धार्मिक दिशा निर्देश दिया जाए। तो धार्मिक दिशा, धर्म तथा धार्मिक निर्देश के अंतर्गत इसका है कि एकता तथा ईश्वर संबंधी भावनाएं उत्पन्न करना। वही चीज है कि हम सभी समझे कि हमारे अंदर सभी मनुष्य एक है, सबके अंदर एक आत्मा है, सर्व कल्याण की भावना जो होती है सभी और इसके अलावा ईश्वर संबंधी भावना, यानी भगवान को मानना, ईश्वर में आस्था का विकास करना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना। तो इस भावना के विकास के लिए इन्होंने कहा धर्म तथा धार्मिक निर्देश को पाठचर्या में शामिल करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित। पाठ्यक्रम में हमें प्राकृतिक विज्ञान और गणित को शामिल करना चाहिए। इन प्राकृतिक विज्ञान और गणित से संबंधित किताबों को पढ़ाया चाहिए। इसको पढ़ाने का जो उनका उद्देश्य था वो था कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तथा विकास का ज्ञान कराने के लिए, कि जब तक हम प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, यानी आध्यात्म के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, अच्छे आचरण करने के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए, भक्ति के लिए हमारे अंदर अंतर्दृष्टि या कोई सूझ नहीं उत्पन्न होगा। तो इस तरह की आध्यात्मिक सूझ या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए, इसके अलावा विकास का ज्ञान कराने के लिए हम कितना विकास के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, विकास का कौन सा उच्चतम स्तर है, उस चीज को, विकास को समझाने के लिए इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। फिर इन्होंने भाषा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो भाषा, आप सभी को पता है कि भाषा जब तक नहीं रहेगी तब तक हम अपने किसी भी विचार को या भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा जो वो विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो इन्होंने भाषा को इसलिए सिखाने की बात है जिससे बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए वो संप्रेषण कर सके। फिर इन्होंने कला को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया। फ्रोबेल ने कहा कि कला विषय को भी पाठचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चों में कलात्मक गुणों के द्वारा या कलात्मक क्रियाओं के द्वारा बच्चों में संवेगात्मक एवं रागात्मक विकास होगा। इसलिए संवेगात्मक एवं रागात्मक विकास के लिए इन्होंने कला पढ़ाने की बात कही, क्योंकि कहते हैं जो कलाकृति वाले व्यक्ति, कलात्मक योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कहानीकार हो, कविताकार हो, मूर्तिकार हो, फिल्मकार हो, कोई भी जो जिसके अंदर इस तरह की होती है, कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, उसके अंदर संवेगों को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। तो और संवेग, इमोशन का भी बहुत, हर तरह के इमोशन का उसके अंदर विकास होता है और रागात्मक विकास होता है। तो उन्होंने कहा कि संवेगात्मक एवं रागात्मक विकास के लिए हमें कला को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अब हम आते हैं शिक्षण विधि पर। ठीक है, इन्होंने शिक्षण विधि को जो अपनाने की बात कही कि हमें बालकों को पढ़ाने के लिए किन शिक्षण विधि को अपनाना चाहिए। इन्होंने कहा सबसे पहला जो शिक्षण विधि बताई कि ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने का सिद्धांत। इन्होंने कुछ सिद्धांत को बताया कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमें टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए। तो इनका कहना था हमें ऐसे टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए जिसके
के द्वारा हम बालक के जो अंदर का ज्ञान है, उसके आत्मिक ज्ञान है, आत्मा के अंदर ज्ञान है, उसको हम बाहर निकाल सके। यानी ऐसे टीचिंग मेथड का अप्लाई करें जिससे बालक के अंदर की अभिव्यक्ति बाहर आ सके। दूसरा इन्होंने कहा कि खेल के द्वारा सीखने का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने खेल विधि को भी कहा कि खेल विधि के द्वारा भी हम टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए। इनका फोबेल वो प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा में खेल के महत्व को समझते हुए खेल का शिक्षा में प्रयोग किया। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने शिक्षा में खेल को पहली बार प्रयोग किया, तो फ्रोबेल महोदय थे। तो फ्रोबेल प्रथम शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने खेल विधि को, प्लेइंग मेथड को शिक्षा में अपनाया या उसका यूज किया। तो इनका मानना था कि खेलना बालक की स्वाभाविक क्रिया होती है, क्योंकि बालक मतलब सभी बालक होते हैं या क्रियाशील होते हैं। तो जब उनका वो स्वाभाविक क्रिया है तो उस स्वाभाविक क्रिया के द्वारा उनकी आत्म अभिव्यक्ति का उसके होगा। यानी खेल के द्वारा बच्चों में की भावनाएं जो बालक, शिशु बालक की होती है, फ्रोबेल का मानना था कि उस विचार को वो खेल के द्वारा ही प्रकट करता है। क्योंकि बच्चा कटोरी चम्मच से खेलता है, ब्लॉक वाले गेम से, तो उसके द्वारा सही बात है कि वो अपने अनुभवों के या अपने अंदर की चीजों को प्रकट करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा एक समान मतलब एकता सिद्धांत का भी हमें शिक्षण विधि के रूप में अप्लाई करना चाहिए। इन्होंने सर्वेश्वरवादी होने के माने इन्होंने कहा कि जीवन प्रकृति के सभी अंगों में व्याप्त एकता एवं सामंजस्य का बोध करवाना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसलिए हमें बच्चों को एकता का सिद्धांत के द्वारा टीचिंग मेथड अप्लाई करें। यह एकता का सिद्धांत बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए कि सभी मनुष्य या सभी प्राणी, सभी वस्तुएं एक है। अगला है, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। इनका मानना था कि बच्चों को शिक्षण विधि अप्लाई करते समय हमें स्वतंत्रता के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु बच्चों की स्वतंत्र, जब भी बच्चों को शिक्षा दी जाए या प्रशिक्षण दिया जाए तो उसके लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। शिक्षा हेतु जब बच्चे सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं या सहयोग के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि जब भी बच्चों को शिक्षा दी जाए या प्रशिक्षण दिया जाए तो उसके लिए बच्चों को स्वतंत्र एटमॉस्फेयर दिया जाए या स्वतंत्र इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, जिससे बच्चा अपने आत्मिक क्रियाओं को या अपने स्वतः अनुभव को प्रकट कर सके। फिर इन्होंने अगला जो बताया, आत्मिक क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। आत्मिक क्रिया, इनका मानना था कि फ्रोबेल का मानना था कि बालक जो होता है कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। यानी जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं, वो जन्मजात हमारे अंदर पाई जाती है, और कुछ वो चीजों को हम अर्जित करते हैं, कुछ ज्ञान को। तो इनका मानना था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो उसे कुछ न कुछ कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। जो हमारे अंदर की अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है वो हमें उससे रिलेटेड कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है। तो उनका ये जो उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, हमारे मूल प्रवृत्तियों के अनुसार हमें उसको उन कार्यों के लिए अवसर दिया जाए, तो हम अपने या बालक अपने व्यक्तित्व का विकास और वास्तविक प्रयोग कर सकता है। यानी ये जाहिर सी बात है कि किसी को भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने मूल क्षमता के हिसाब से, अपने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जब हमें कार्य करने का अवसर मिलेगा, हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तो हम
मतलब पूरा तन मन धन एक तरह से लगा के पूर्ण रूपेण से उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इनका यही मानना था, जब हम इस तरह से कार्य करेंगे, अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार हमें कार्य करने का मौका मिलेगा, तो इससे हमारे व्यक्तित्व का ज्यादा विकास होगा और हम उन मूल प्रवृत्तियों का वास्तविक प्रयोग कर सकेंगे, उनका रियलिटी में प्रयोग कर सकेंगे, उसमें कृत्रिमता की कहीं कोई बात नहीं होगी। पर इन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि हमें अपनी सक्रियता के लिए या बालक को उसकी सक्रियता के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, जो स्वतंत्रता का सिद्धांत आपका बताता है। अगला है सामाजिक सहयोग का सिद्धांत। इनका मानना था कि बच्चों में सामाजिकता का गुण का विकास करने के लिए, क्योंकि जरूरी है सामाजिक गुणों का विकास करना, इसलिए बच्चों में क्या कहते हैं शिक्षा का जो सिद्धांत अपनाए, वो सामाजिक सहयोग का भी सिद्धांत अपनाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विकास के लिए उसमें सामाजिक गुणों का विकास करना जरूरी है। तो चाहे वो बच्चा हो, परिवार हो, जो बच्चा होता है या हम मनुष्य हैं, वो परिवार, समुदाय, समाज, विद्यालय में सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों में सामाजिक सहयोग की भावना या सामाजिक गुणों का सिखाना जरूरी होता है। इन्होंने शिक्षण विधि में सामाजिक सहयोग के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है कि जब भी हम टीचिंग करें तो बच्चों को सामाजिक सहयोग के आधार पर उनको सिखाना चाहिए, जिससे बालकों में सामाजिक सहयोग की भावना विकसित हो सके। अब हम आते हैं शिक्षक की बात करते हैं कि फ्रोबेल ने शिक्षक को किस रूप में लिया है। तो फ्रोबेल जो थे, इन्होंने टीचर की जो उपमा दी एक माली से थी, जो बगीचे में, उपवन में माली फूल पत्तियों का रख रखाव करता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी कटिंग करता है, उनको खाद पानी देता है, जो भी उसके विकास के लिए जरूरी होता है वो कार्य माली का होता है। इन्होंने शिक्षक को भी मालिक की संज्ञा दी कि शिक्षक एक मालिक की तरह होता है। इनका कहना था कि शिक्षक रूपी माली का कार्य विद्यालय रूपी बाग के, यानी जो विद्यालय को उन्होंने उद्यान कहा, किंडरगार्टन का मतलब यही होता है, विद्यालय रूपी बाग के विद्यार्थी रूपी पेड़ पौधों की देखभाल करना है और वो उनका उचित विकास करना है। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से माली अपने पौधों की देखभाल करता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी निगरानी करता है, उसी तरह से शिक्षक को भी विद्यालय रूपी बाग में या विद्यालय रूपी उद्यान में विद्यार्थी रूपी पेड़ पौधे की देखभाल करना चाहिए और विकास करना चाहिए। इसके अलावा फ्रोबेल के अनुसार शिशु विद्यालयों में महिलाओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। फ्रोबेल का मानना था कि जो भी छोटे बच्चों का स्कूल है उसमें महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए, महिलाएं शिक्षिका होने चाहिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं में भावनात्मक या भावना ज्यादा होती है, प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, इसलिए बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए, बच्चों की भावनाओं को समझने के लिए, छोटे बच्चों के लिए, शिशु बालकों के लिए शिशु विद्यालयों में महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर आते हैं हम शिक्षार्थी को उन्होंने किस रूप में लिया। तो फ्रोबेल जो है शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र मानते थे। फ्रोबेल का कहना था कि जो बालक होता है वो शिक्षा का केंद्र, यानी जो शिक्षा की प्रक्रिया है बालक के अनुसार चलेगी। बालक के इर्द गिर्द होते, बालक की रुचि, आवश्यकता, बालक की क्षमता, बालक की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था चलनी चाहिए। इसलिए बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। यह शिशुओं की पूरी शिक्षा का विधान उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि और आवश्यकता अनुसार करने पर बल देते हैं। इनका कहना था कि जब भी हम छोटे बच्चों के, शिशु बालकों की शिक्षा की बात करें, शिशुओं की शिक्षा की बात करें, तो जो भी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए या शिक्षा का विधान किया जाए, वो जो है उन शिशुओं की योग्यता और उनकी क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। इन्होंने, यानी फ्रोबेल ने भी मनोविज्ञान के महत्व को स्वीकार किया है कि जो भी हम शिक्षा व्यवस्था करें बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार, रुझानों के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार करें। अब हम आते हैं विद्यालय कि इन्होंने विद्यालय को किस नाम से या विद्यालय को किस रूप में लिया है। तो फ्रोबेल ने, हमने पहले बताया कि अपनी शिक्षा संस्था का नाम बाल उद्यान रख दिया, किंडरगार्टन नाम रख दिया।
तो ये शिक्षा संस्था को किंडरगार्टन नाम से पुकारते थे। हमारा जो किंडरगार्टन शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर प्लस गार्डन। किंडर का मतलब है बालक और गार्डन गार्डन का मतलब है उद्यान या पार्क या क्या कहते हैं, हाँ उद्यान ही। तो इस प्रकार फ्रोबेल ने कहा कि इन्होंने पौधे की तुलना बालक से की और शिक्षक की तुलना माले से की तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से की। तो ये विद्यालय को एक ऐसा गार्डन या एक ऐसा उद्यान मानते हैं जहां पर बालक रहता है, यानी बालकों का उद्यान जहां पर बालक रहते हैं, उसको इन्होंने विद्यालय को बालकों के उद्यान के नाम से संबोधित किया गया, जहां पर टीचर रूपी माली या अध्यापक रूपी माली उसका बालक का ध्यान रखता है या उसके विकास में मदद करता है, उसका विकास करता है। हम आते हैं अनुशासन की बात करते हैं कि फ्रोबेल ने अनुशासन को किस रूप में लिया है। तो अनुशासन की बात में फ्रोबेल ने आंतरिक अनुशासन को महत्व दिया। इन्होंने कहा जो हमारे अंदर का अनुशासन होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। कोई हम अनुशासन क्या कहते हैं, इनके अनुसार अनुशासन द्वारा आत्मज्ञान या तथा आध्यात्मिक पूर्णता संभव है। जब तक हम आत्मिक रूप से अनुशासित नहीं रहेंगे, हमें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा कि हम ईश्वर के अंश है, सभी प्राणी ईश्वर के अंश है, तब तक हमें आध्यात्मिक पूर्णता नहीं मिलेगी, ना हमें आत्मज्ञान होगा न आध्यात्मिक पूर्णता मिलेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें आत्मिक रूप से अनुशासित रहना चाहिए, अंदर से अनुशासित रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि अनुशासन की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों में अनुशासित रहने के लिए या उनको अनुशासित करने के लिए ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अध्यापक की है या टीचर्स की है। टीचर ही बच्चों को अनुशासित करने की जिम्मेदारी टीचर की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के बंधन से कि कोई डर भय या कोई बाउंडेशन के आधार पर हम बच्चों में आत्मिक अनुशासन उत्पन्न नहीं कर सकते जब तक हम हमारे अंदर खुद से अनुशासन नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई भी प्रभाव या कोई डर भय नहीं दिखाना चाहिए। और कहा इन्होंने इस स्वतंत्रता जो होती है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता हो वो आत्म नियंत्रित होनी चाहिए। यानी बालक को स्वतंत्रता तो दी जाए लेकिन बालक उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे। उसकी आत्मा को इतना विकसित कर दिया जाए कि वो उस स्वतंत्रता को आत्म नियंत्रित करे, उससे बाहर मतलब कोई गलत कार्यों की तरफ उसे अग्रसर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ, छात्रों में प्रेम, सहानुभूति, नम्रता, सहयोग, आज्ञाकारिता आदि ऐसे नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए और बालकों को मतलब इतनी ही स्वतंत्रता प्रदान करे जिससे बालक उस स्वतंत्रता की जगह उच्च श्रृंखलता न करने लगे। तो एक तरह से उन्होंने स्वतंत्रता के दायरे में रखा, एक सीमित दायरे में रखा कि प्रेम, सहयोग सब कुछ दे, स्वतंत्रता भी दे, लेकिन उस स्वतंत्रता का बालक कहीं दुरुपयोग न करे। इसलिए उसके ऊपर एक गाइडलाइन टाइप की रहे, उसके ऊपर कुछ बंधन टाइप का भी रहे, लेकिन इसमें उन्होंने शारीरिक दंड या किसी तरह के डर का या भय के प्रतिबंध की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण अनुशासन पद्धति के आधार पर बच्चों में जो होगा मतलब जो समाज है या व्यक्ति है उनके प्रति प्रेम और पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना की का विकास हो पाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका।